नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 लहासा की और यात्रा वृतांत का भाग 2 लेकर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि यह यात्रा का वर्णन या कह सकते हैं कि लहासा की और की रचना जो लिखने वाले राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम राहुल सांकृत्यायन है। आप इनके परिचय से बखूबी परिचित हो चुके हैं और हमने देखा कि उन्होंने तिब्बत की यात्रा जो की है वो उस समय की थी कि जब वहां की यात्रा करना एक तरह से क्या था, वर्जित था, और वो भिखमंगे के वेश में गए। रास्ते में उनको कई कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में भी आपको बताया। तो आइए आप और हम वापस चलते हैं उसी यात्रा की ओर और आनंद लेते हैं हमारे इस भाग 2 का। देखेंगे हमने के लिए पढ़ा कि रास्ते में बच्चों कुछ खास चीज मैं आपसे परिचित करवाना चाहती हूं कि इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखें, डाड़ा ऊंची जमीन कहलाता है। शब्द आया था थोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान है। भीटे, टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। सत्तू, भुने हुए अन्न, जो चना जो होता है उसका आटा। बच्चों, थुक्पा कहते हैं सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया हुआ खाद्य पदार्थ। तो निश्चित रूप से ये जो शब्द हैं आपको इस पाठ को समझने में मदद करेंगे। देखेंगे हम आगे इस पाठ में और क्या शब्दार्थ है। गंडा कहा गया है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने गले में कुछ पहनते हैं। चिरी, फाड़ी हुई। भरिया कहते हैं भार ढोने वाला भारवाहक। सुमति, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग शेख था और जिसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। ये देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे, ये कह सकते हैं कि इस तरह का कठिन नाम ना लेकर उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो बच्चों, मैंने आपको ये शब्दार्थ पहले इसलिए करवाए हैं या समझाए हैं कि आप भी अपनी पुस्तक में इन शब्दार्थों का अर्थ देखते हुए उस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम वापस अपने पाठ की ओर। हमने अपनी पिछली क्लास में बच्चों पढ़ लिया था, उतनी ही जल्दी वे ठंडा भी हो जाता था। लेखक ने अपने दोस्त सुमति की विषय में कहा है लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे जहां यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, पहले से जानने वाले। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अभी मैंने आपको थुक्पा किसे कहते हैं इसके विषय में बताया है। ये खाद्य पदार्थ है जिसे कई चीजें मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। इसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे।
क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बच्चों, अभी हमने गंडे के बारे में पढ़ा कि वह जो मंत्र फूंक कर बनाया गया एक हम कह सकते हैं गले में पहनने का, हम जैसे मोली में विश्वास करते हैं, ये उसी तरह की एक उसके लिए कहा जा रहा है। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे क्योंकि सुमति अपने यजमानों से मिलते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। देखिए, यात्रा के दौरान जो कुछ भी उनके पास सामान है उससे जब लेकर वे आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही मित्रों को क्या होती है, थोड़ी बच्चों कठिनाई होती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम रुपए देकर एक भारवाहक को ले लेते हैं, साथ में वो क्या करेगा, हमारे इस बोझे को ढो लेगा। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले, बच्चों ढांक ले का मतलब है कि ओढ़ ले, तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तेंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। देखिए, हालांकि मना कर रहे हैं लेखक कि आप मत मिलिए, लेकिन उनकी फिर भी इच्छा है कि वो क्षेत्र में आए हैं तो अपने जो यजमान हैं उनसे वो मिलते चले। इस तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। बच्चों, जागीरदार यानी सामंत, जिनके पास पहले जमीन थी और जमीन के आधार पर वो क्या करते थे, जागीरदारी करते थे। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, जिसे कि क्या कहा जाता है बच्चों, विहार कहा जाता है, विहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता है। यानी इन जागीरदारों के पास जो जमीन है उसमें ये क्या करते हैं बच्चों, खेती करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। देखिए, अंडरलाइन करें, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष हैं। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। देखिए बच्चों, राहुल सांकृत्यायन को बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रुचि है और वह उसके विषय में बहुत जिज्ञासा रखते हैं। और देखेंगे आप कि यहाँ इस यात्रा में लेखक को देखेंगे आप कि यहाँ एक जो मंदिर था जिसमें कंजुर, जिसके विषय में क्या लिखा गया है कि भगवान बुद्ध के वचनों का अनुवाद है वो, कि हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई कितनी 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। नेचुरल सी बात है बच्चों, जो बात आपके लिए रुचिकर है या जिसमें आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, आप भी क्या करते हैं, उस विषय में क्या करते हैं, ज्यादा समय उसको पढ़ने में लगाते हैं या बार बार उसे पढ़ते हैं। तो लेखक का मन भी अब वो बौद्ध धर्म के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और अचानक 103 पोथियां उनको मिली है, हाथों से लिखी हुई, वो भी किसकी, बुद्ध वचनों की। तो वो क्या कर उन्होंने अपना आसन वहीं लगा लिया।
वे बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। बच्चों, जो सेर होता है एक तरह से परिमाण बताया गया है, ठीक है। ये सेर जो है थोड़ा 1 किलो से कम माना जाता है। तो कम से कम यहाँ कहा गया है कि वो जो पुस्तकें थी, जो पोथियां मिली हैं, उस पोथी का वजन कितना रहा होगा? उस पोथी का वजन बच्चों कितना है? कम से कम एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। देखिए, सुमति का बौद्ध वचनों में इतना कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं है बच्चों, तो वह क्या चाहते हैं कि वो जाएं, आसपास जो उनके यजमान रहते हैं, ठीक है, उनसे मिल आएं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ध्यान देंगे, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कहने का आशय यह है बच्चों कि अब वह पूरी तरह उन पुस्तकों को टटोलने में, उनमें लिखे बुद्ध वचनों में खो रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर बाद चले आए। टेंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। देखेंगे आप प्रश्न अभ्यास। आपने जिस यात्रा वृतांत के बारे में बच्चों पढ़ा है, उसके अभ्यास प्रश्न आते हैं। थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, हम देखेंगे कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, लेकिन दूसरी बार वो अच्छे वेश में गए तब उनको उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके मित्र उनके साथ सुमति थे और सुमति को जानने वाले बहुत सारे लोग थे उस क्षेत्र में। इसलिए पहली यात्रा में इनको बहुत अधिक, क्या कह सकते हैं, कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आपने देखा होगा, देखिए इस पाठ में आपने खुद ने भी, हम चलते हैं वापस। यहाँ तो बताया गया है किले के पास 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं थी और हम गांव में एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है और खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए बच्चों, एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है, गो आउटसाइड। हाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ यह भी एक मनोवृत्ति की बात भी कही गई है कि वहां के लोगों का जो आचार विचार था वो कैसा था कि कई बार शाम के समय लोग क्या करते थे, भांग पीकर आते थे और होशोवास में कम रहते थे। तो इस आधार पे भी ये कहा गया है कि ये भी एक कारण था कि उनको भद्रवेश में होने के कारण भी क्या, वो स्थान अच्छे से नहीं मिला। बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत के हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को
लूट मार का भय बना रहता था। और आपने देखा कि वहां कहा गया कि वहां लोग क्या करते थे, हथियार लेकर ऐसे ही घुमा करते थे। और हमेशा क्या होता है कि अगर कोई उसको डाकू वाकू ना मारे तो उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं या और कोई रास्ते में मिलने वाले लोग हैं तो वो उन्हीं के क्या कह सकते हैं, हथियार लेकर उन पर क्या कर सकते हैं, एक तरह का आक्रमण कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय हथियार का कानून नहीं होने के कारण अधिकतर लोगों के पास क्या रहते थे, हथियार रहते थे। और वह हथियार ही उनके लिए एक तरह से भय का कारण था। और वो जो एरिया था, वो जो घाटी का एरिया था, वो भी कैसा था, बहुत ही भयानक एरिया था। वहां पे मैक्सिमम आपने देखा होगा कि डाकुओं के लिए बहुत ही क्या माना गया है, एक तरह से सुरक्षित स्थान माना गया है ना। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। बच्चों, इस यात्रा में हमने देखा, लेखक ने स्वयं बताया है कि मेरा घोड़ा कुछ सुस्त सा था, वे धीरे धीरे चलता था और धीरे धीरे चलने के कारण लेखक का घोड़ा पीछे रह गया और उनके दोस्तों के घोड़े आगे चले गए। अब जब लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त ढंग से चल रहा था तो उनके मित्र आगे निकल चुके थे। अब जब वो धीरे धीरे आए तो वो रास्ता भटक गए, जिस दिशा की ओर जाना था उसके विपरीत दिशा में चले गए। और वहां जब जाकर उनको पता चला कि वह क्या हो गए हैं, गलत मार्ग में आ गए हैं। तो लेखक लंगकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा बड़ा ही सुस्त और बोधा था, बहुत ही धीरे चलने वाला था। इससे वो उनके साथी आगे निकल गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसके पीछे का कारण हमने अभी पढ़ा है कि लेखक ने पहली बार तो मना किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे यजमानों के साथ जाकर उनका मतलब अपना समय बर्बाद करें। वो चाहते थे कि वो सुमति उन्हीं के साथ रहे। लेकिन दूसरी बार नहीं मना किया, रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक ने क्या बताया है कि उनको 103 हस्तलिखित पोथियां मिल गई है जो 15-15 शेर की, लगभग 15-15 शेर की है। और उसमें क्या लिखे गए हैं, बुद्ध वचन लिखे गए हैं या बुद्ध वचनों का अनुवाद है। और लेखक को किसमें रुचि है, भगवान बौद्ध धर्म में। तो अब वो इन पोथियों को देखने में इतने डूब चुके हैं कि अब उनके मित्र कौन, सुमति, अगर अपने यजमानों के पास जाते हैं तो अब उन्हें एक बहुत ही रुचिकर काम मिल गया है उन पोथियों को देखने का। तो दूसरी बार उन्होंने अपने मित्र सुमति को जाने से बिल्कुल मना नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो उस क्षेत्र में तिब्बत से जो लहासा की ओर जाने का जो मार्ग है वो भी कैसा है, बहुत ही कठिन मार्ग था। उसके साथ साथ वो छद्मवेश में गए थे, भिखमंगे बनकर गए थे। तीसरी बार आपने देखा कि उनका घोड़ा बड़ा ही सुस्त और बोधा था। चौथी समस्या आपने ये भी देखी कि हालांकि तिब्बती समाज अच्छा था, उसके बावजूद भी यात्रा के दौरान उनको भारवाहक की सुविधा भी नहीं मिली कि उनके भार को कोई ढोने वाला हो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने जो सुना तिब्बती समाज के बारे में कि किस तरह का वहाँ हथियार रखने के लिए कोई कानून नहीं होने पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हथियार रखते हैं। तो आपस में एक दूसरे को क्या है, एक दूसरों के हथियारों से ही भय था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बच्चों, लेखक ने हमें बताया है कि उस समय का तिब्बती समाज बहुत ही अच्छा था और उन्होंने इसके लिए हमारे सामने 2-3 उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने क्या कहा कि वहां पे पर्दा प्रथा नहीं है, वहां पर जाति प्रथा बिल्कुल नहीं है, वहां पर अधिकतर लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते। कोई भी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर लेता है और कोई भी अनजान व्यक्ति अपना सामान देकर कहे कि मुझे चाय बनाकर दो, तो वह स्वयं भी जाकर चाय बना सकता है और उस घर की महिलाएं भी क्या कर सकती है, उसे चाय बनाकर दे सकती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी तिब्बती समाज का ये जो हमें रूप देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा रूप देखने को मिला है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। बात करेंगे आगे। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र था। तो बच्चों आप अनुमान लगाइए, मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाते हुए भी समझाया है। इसका अर्थ ये होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। अगर आपके पास आपकी कोई रुचिकर पुस्तक है तो आप उस कहानी को पढ़ने में क्या हो जाओगे, खो जाओगे। वहां लेखक को 103 पोथियां बुद्ध वचनों के अनुवाद की जो मिली थी, उसमें लेखक की विशेष रुचि थी। उन पुस्तकों को उलटने पलटने के साथ साथ उन पुस्तकों के जानने के बारे में लेखक पूरी तरह लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए थे। इसका उत्तर यह होगा। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। बच्चों सुमति लेखक के मित्र हैं, ठीक है, और वह बौद्ध मंगोल जाति के हैं। मंगोल जाति होने के कारण आपने ये भी देखा है कि वो क्या काम करते हैं, एक तरह से पंडिताई का काम करते हैं। उनके पास बहुत सारे गंडे बने हुए हैं और वह अपने यजमानों से मिलते हुए, उनसे बातें करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हैं और उनसे मिलकर भी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सुमति का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही उदार है। वो प्रसन्न मन के व्यक्ति हैं, लोगों से मेलजोल रखने वाले व्यक्ति हैं। उनकी सामाजिकता बड़ी चढ़ी है, उनका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा है। वो जहां भी जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं और वह लोगों के काम आते हैं और लोग भी उनके काम आते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सुमति का व्यक्तित्व सामाजिक तौर पर एक और नैतिक तौर पर भी बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। देखिए लेखक ने कहा कि मैं भिखमंगे के वेश में गया था, ठीक है, लेकिन वहां पर मिलने वालों का व्यवहार उनसे अच्छा ही रहा, ठीक है। यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हमें लोगों के वस्त्रों को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्या। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें कि हमारे जो आचार व्यवहार के जो तरीके हैं वो वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आचार वेशभूषा पर हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सामने एक ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सीधा सरल व्यक्ति आया हो, ठीक है, और अब आप उसको सिर्फ उसके सीधे सरल कपड़े देखकर ही उससे कम बात करेंगे और सोचेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल गंवार है, मुझे इससे क्या बात करनी है, मैं तो बड़ा ही सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति हूँ, ये मेरे लेवल का नहीं हो सकता। तो ये आपकी सोच बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले हमें सबसे बढ़िया बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे वाला इंसान हमारी तरह इंसान है, और दूसरी बात हमें वेशभूषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि सादा जीवन और उच्च विचार, हो सकता है किसी व्यक्ति के रहने का तरीका इतना सरल हो कि वह बहुत सादगी से जीता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कोई ना कोई खास बात हो सकती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी समझ से तो यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति से जो आचार विचार है उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के आधार पर करनी चाहिए। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें और वहां की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों यह प्रश्न आप अपने गृह कार्य में स्वयं करें। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे किसी न किसी यात्रा में अपने माता पिता के साथ, अपने परिजनों के साथ जाते ही हैं। तो यात्रा तो आपने की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो अब आपको यात्रा में
सुखद घटना मिली, दुखद घटना मिली, आपने बहुत मजे किए हैं या आपके साथ कुछ अनहोनी हुई है, तो XYZ जो कुछ भी है आपके अपने अनुभव हैं, तो आप उन अपने अनुभवों को क्या कर सकते हैं बच्चों, पुस्तक में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किस मायनों में अलग है। बच्चों, हमने ये देखा कि यात्रा वृतांत, ये जो हमने पाठ पढ़ा वो क्या है, यात्रा का वृतांत यानी यात्रा का वर्णन है। जो गद्य, हम दो चीजें पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है, हम पढ़ते हैं गद्य खंड और साथ में हम पढ़ते हैं पद्य खंड। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि पद्य तो कविता है, लेकिन गद्य में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया बच्चों, यात्रा वृतांत। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या पूछा गया है कि यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किस मायने में अलग है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी इस पाठ्य पुस्तक में गद्य साहित्य की अन्य विधाएं भी है। जैसे देखिए, पहला ही आपका जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद का, क्या है, दो बैलों की कथा, तो वो क्या है बच्चों, कथा है, कहानी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये पाठ क्या है, यात्रा का वर्णन है। हो सकता है कि आगे आने वाला पाठ हमारा कोई व्यंग भी हो सकता है, तो हमने देखा है, हो सकता है कि आगे हम किसी संस्मरण को पढ़ें, किसी रेखा चित्र को पढ़ें, तो ये सब हमारे गद्य साहित्य की विधाएं हैं। और प्रस्तुत विधा क्या है, उससे इसलिए अलग है क्योंकि ये क्या कर रही है, एक यात्रा को बता रही है। लेखक ने एक जो यात्रा की है, उस यात्रा को अपनी स्मृति के आधार पर उसकी अच्छाइयां बुराइयां जो कुछ भी यथार्थ वर्णन उन्होंने अपने इस यात्रा में किया है। हाँ, तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके साथ एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।